हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, we are in the economy portion of the Mauryan Empire and today this is our last video over economy. ठीक है, आज हम जो अर्थव्यवस्था है मौर्यन साम्राज्य का उसके हम इकोनॉमी पोर्शन में हैं और आज इसे हम खत्म कर लेंगे। ये इकोनॉमी का हमारा आखिरी वीडियो होगा। एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल have to do 2 more videos, I think 2 or 3 under the heading society and downfall. ओके, तो हम 2 वीडियो या 3 वीडियो और करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा मौर्य साम्राज्य जो है खत्म होने वाला है। आज का हमारा जो इकोनॉमी में टॉपिक है वो देखिए, ये इसके पहले हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को खत्म कर चुके हैं और आज ये सारे हेडिंग्स को हम खत्म करेंगे। टेक्सटाइल, माइंस, टेक्सटाइल यानी कपड़े, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग की बात हम कर रहे थे। माइंस यानी खान की बात करेंगे। उसके बाद कुछ अदर इंडस्ट्रीज को आप क्राफ्ट्स में भी रख सकते हैं, शिल्प वाले में भी रख सकते हैं। बोरोइंग एंड लेंडिंग यानी महाजनी व्यवस्था की बात, बोरोइंग एंड लेंडिंग यानी कि उधार लेना, उधार देना, इसकी बात हम करेंगे। करेंसी यानी कि मुद्रा प्रणाली की बात हम करेंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि वी विल टॉक अबाउट व्यापार एंड वाणिज्य। ठीक है, तो ये सारा ये हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पिछले वीडियो में खत्म कर चुके हैं, पहले पार्ट में इकोनॉमी के, और ये हम आज ये सारा खत्म कर लेंगे जिसमें कि जिससे कि हमारा जो है इकोनॉमी यानी मौर्यन डायनेस्टी का या मौर्यन एम्पायर का जो मौर्यन एम्पायर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो देखिए हमने शुरुआत की थी वो मैं बार बार आपको लिंक करने के लिए बताता रहता हूं। हमने ये सारे हेडिंग्स देखे थे, सारे पॉइंट्स पे चर्चा की थी। सोर्सेज, पॉलिटी और एडमिन यानी प्रशासन, स्रोतों पे बात की थी, राजनीति पे बात की थी और प्रशासन पे भी बात की थी इकोनॉमी के पहले यानी अर्थव्यवस्था के पहले, और अर्थव्यवस्था के बाद 2 और हेडिंग्स है जो कि सोसाइटी है और डाउनफॉल है यानी समाज, और उसके बाद पतन। इसी समाज में हम कुछ आपका जो कल्चर से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड जो बात होगी यहीं पे हम कर लेंगे। ठीक है, डाउनफॉल, पतन जो लास्ट में देखना है हमें, तो 2-3 वीडियो की और बात है। ठीक है, यहां पर हमने सोर्सेज में पहले भी मैं बता चुका हूं और बार बार बताते रहता हूं कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमने लिटरेरी, L स्टैंड्स फॉर लिटरेरी एंड A स्टैंड्स फॉर आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी यानी साहित्यिक स्रोतों पे बात की थी और आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोतों पे बात की थी हमने। और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हमने मेन 2 जो सोर्सेज जो बताए थे, एक मेगास्थनीज की इंडिका और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इन दोनों से मौर्य साम्राज्य के बारे में ऑलमोस्ट 80 to 90% इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दीज 2 बुक्स। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, ठीक है, और पुराण भी इसके स्रोत रहे हैं लिटरेरी सोर्सेज में। ठीक है, वो सब चीजें हैं। कुछ और भी किताबें हैं जैसे मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त की, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र है, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन है, सबको हम पहले पढ़ चुके हैं। डिटेल में नहीं, हमने बस सोर्सेज देखा था, डिटेल में हमने अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज को पढ़ा था, डिटेल में वहां पढ़ने की बाकी बस एक इंफॉर्मेशन लेना था कि जैसे कि बाण भट्ट से कुछ जानकारी मिलती है, हर्ष चरित्र से कुछ जानकारी मिलती है, बाण भट्ट के मुद्रा राक्षस से, तो वो एक लाइन जो भी था, जहां जहां जरूरत पड़ रही है हम देख भी रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जहां तक बात है, इसमें हमने अशोक के अभिलेखों को देखा था। अशोकाज एडिक्ट या अशोकन एडिक्ट्स आप कह सकते हैं। तो अशोक के एडिक्ट्स में हमने शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स, स्तंभ लेख यानी कि पिलर एडिक्ट्स एंड गुहा लेख या गुफा लेख जिसे हम केव एडिक्ट्स कहते हैं, उन सबको हमने देखा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। इसके अलावा हमने सोहगौरा कॉपर प्लेट जो कि गोरखपुर का एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, और उसके अलावा बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का एक अभिलेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं महास्थान इंस्क्रिप्शन, महास्थान का अभिलेख बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, तो वो उसको हमने देखा था। इसके अलावा रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन हमने देखा था। तो ये सब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी और बार बार चर्चा हो भी रही है आगे। मैंने पहले भी कहा था कि लगभग सारा इंफॉर्मेशन जो है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और
मेगास्थनीज के इंडिका से मिलेगी। सारा का लगभग सारा का मतलब 80 to 90% और बाकी अभिलेखों से और भी जो जानकारियां हैं हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, और हम ले भी रहे हैं जानकारी अलग अलग सोर्सेज से, जहां जहां जरूरत पड़ी है मैं बता रहा हूं कि किसने कहां पे क्या कहा। तो ये तो हमने देख लिया था और आगे भी देख रहे हैं। पॉलिटी में हमने वी टॉक्ड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इन द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, जिन्होंने घनानंद को हराकर मौर्य डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की थी। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार को पढ़ा, फिर हमने अशोक को पढ़ा। ठीक है, ये सारा पॉलिटी खत्म कर चुके हैं। एडमिन पार्ट भी हम बहुत ही डिटेल में हमने एडमिन पार्ट को किया है। ठीक है, हमने बताया कि प्रशासन में जो राजा था, राजा जो है या एम्पेरर जो है, सम्राट जो है, ही इज द सुप्रीम बॉस ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिणा है, 3 से 4 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, उस पे हमने बात की थी कि मंत्रिणा वाज एडवाइजरी बॉडी टू द एम्पेरर। उसके नीचे हमने 18 तीर्थों की बात की थी जिसे हम मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। फिर हमने ब्यूरोक्रेसी की बात की थी जिसमें हमने 26 या 27, कहीं 26 है कहीं 27 है, एनसीईआरटी में 27 है, तो वहां पे हमने 26 या 27 सुपरिटेंडेंट्स यानी कि अध्यक्षों की बात की थी। सारा डिटेल हमने चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था, सब पे हमने डिटेल चर्चा कर लिया था। पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो सारे वीडियोस में एडमिनिस्ट्रेशन पे सीक्वेंस से आपको प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं है। और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, नहीं यहाँ पर मतलब पिछले वीडियो से ही हम कर रहे हैं, एक वीडियो कर चुके हैं और आज हम फाइनल वीडियो कर रहे हैं इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का। ठीक है, जिसमें हम पहले आज हमारा ये होगा टेक्सटाइल, माइंस, अदर इंडस्ट्रीज, BL&L एंड बोरोइंग एंड लेंडिंग, महाजनी व्यवस्था, करेंसी, मुद्रा और ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य। यहां पर एग्रीकल्चर में जो हमने शुरुआत की थी, तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट हमने किया था। तो देखिए एग्रीकल्चर में जो हमने पिछले वीडियो में किया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 3 पार्ट में कुछ स्टेटमेंट्स थे कौटिल्य और मेगास्थनीज के। उसके बाद रेवेन्यू यानी राजस्व की वसूली कैसे होती थी, राजस्व की व्यवस्था क्या थी, और सेतुबंध क्या है भाई, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हमने देखा था बहुत ही डिटेल में। स्टेटमेंट्स पे हमने कौटिल्य के स्टेटमेंट्स पे कुछ चर्चा किया था, जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में कौटिल्य ने कहा था कि जो लैंड है दैट शुड बी अदैव मात्रिक, मींस ये ऐसा लैंड होना चाहिए कि जहां बिना बारिश के खेती हो सके। ठीक है, अदैव मात्रिक याद रखिएगा, मैंने लिखवाया है। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि कौटिल्य ने कि ये अर्थशास्त्र की बात है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले वीडियो में किया था, बस रिकॉल कर लेते हैं। और यहां पे अदैव मात्रिक का मतलब कि वैसा लैंड, वैसा एग्रीकल्चरल लैंड जहां पे बिना बारिश के खेती संभव हो सके, एग्रीकल्चर संभव हो सके। उसके बाद इन्होंने कहा था कि न्यू लैंड शुड बी डेवलप्ड, शुड बी डेवलप फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, न्यू लैंड्स शुड बी डेवलप फॉर शुड बी डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, नए भूमि को जो है वो किया जाना चाहिए, न्यू लैंड्स शुड बी डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर। कौटिल्य ने कहा क्योंकि नई भूमि पे जब कृषि होगी तो नया भूमि जो होगा वो नई लैंड जो होगी एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा वो उपजाऊ होगी, फर्टिलिटी उसमें ज्यादा होगी, तो आपको रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा। ये बात इन्होंने कही थी, किसने, कौटिल्य ने। ठीक है, और उसके अलावा हमने ये भी बात बताई थी कि जब इकोनॉमी की शुरुआत कर रहे थे तो हमने बताया था कि 3 ऐसी चीजें हैं जो मौर्यन अर्थव्यवस्था के आधार थे। कौन कौन से, एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर कृषि और पशुपालन, और साथ ही तीसरी जो थी वो थी ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, एक एग्रीकल्चर, फिर पशुपालन और ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य, इन तीनों को एक साथ कहा गया है वार्ता। मैं लिख भी देता हूं यहां पर फिर से। ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कृषि, उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन किसका भाई, एनिमल्स का, और उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड T&C मैंने लिखा है। इन तीनों को कहा गया है क्या, इन तीनों को वार्ता कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आपको याद रखना चाहिए। वार्ता किसको कहा गया है, कृषि को, पशुपालन को, और व्यापार और वाणिज्य को। ठीक है, वार्ता कहा गया है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया था
ठीक है। इसी तरह से मेगास्थनीज ने भी कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बात कही थी। एक तो बात आप नोट कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया कि मेगास्थनीज ने 7 जातियां बताई थी, हाँ, जो कि ऑक्यूपेशन के आधार पे है, दार्शनिक, अहीर, हाँ, निरीक्षक यानी कि असेसर, काउंसिलर यानी कि सभासद, ठीक है। तो ये सब इसे ऐसे करके किसान, हाँ, तो इसमें जो किसान है, सातों की चर्चा तो हम पहले कर ही चुके हैं, आगे भी करेंगे जब सोसाइटी को देखेंगे, तो यहाँ पे जब सोसाइटी पे आएंगे तो आगे भी करेंगे। इसमें इन्होंने किसानों की बात कही कि किसान सबसे अधिक संख्या में थे, मेगास्थनीज ने कही है। इसके अलावा मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में 2 बार बारिश होती है, तो 2 बार बारिश होती है तो लोग फसल भी 2 बार काटते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि इन इंडिया ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड्स हैव मॉइस्चर ऑल द टाइम, ठीक है, एंड दैट मेक्स सच लैंड्स फर्टाइल। उन्होंने क्या कहा कि भारत में जो भूमि है एग्रीकल्चर की, मेगास्थनीज ने कहा उसमें सालों भर नमी बनी रहती है, सीलन रहता है, जिससे वो फर्टाइल रहती है, वो उपजाऊ रहती है, ठीक है। तो ये एक बात कही थी। एक और बात कही थी मेगास्थनीज ने, हमने चर्चा की थी कि इसने कहा था कि भाई भारत में फैमिन नहीं आता, दुर्भिक्ष नहीं आता। हालांकि दुर्भिक्ष की चर्चा मैंने बताया, दुर्भिक्ष, फैमिन, अकाल, ठीक है, दुर्भिक्ष कहिए, फैमिन कहिए, अकाल कहिए, ठीक है। तो दुर्भिक्ष नहीं आता यानी फैमिन नहीं आता, अकाल नहीं आता। जबकि हमने पहले भी बता दिया था कि सोहगौरा कॉपर प्लेट जब हमने पढ़ा था, गोरखपुर का जो अभिलेख है, इसके अलावा हमने जो बोगरा डिस्ट्रिक्ट महास्थान का अभिलेख पढ़ा था, वहां भी हमने कहा था कि ये दोनों जो हैं अकाल से संबंधित इसमें बातें लिखी गई हैं। देयर आर मैटर्स रिलेटेड टू द फेमिन। उसमें ये कहा गया है कि जो सीरियल्स का, अनाजों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अकाल के समय, ठीक है। अकाल के समय जो गवर्नमेंट का जो ग्रेनरी था, हाँ, जो अन्नागार थे, सरकारी अन्नागार, राज्य के जो अन्नागार थे, वहां से जो अन्न जो है वो वितरित किए गए, अनाज वितरित किए गए, कब? अकाल के समय। तो ये नहीं कहा जा सकता कि दुर्भिक्ष नहीं आता। तो यहाँ ये बात गलत साबित हो गई मेगास्थनीज की कि भारत में दुर्भिक्ष या अकाल नहीं आता। इसके अलावा इस और भी एग्जाम्पल है, मैंने बताया भी था कि जब आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो ये भद्रबाहु एक जैन मॉन्क थे, जिनके साथ ये अपने जीवन के अंतिम समय में चले गए थे, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, साउथ इंडिया में, ठीक है। उस समय कहा जाता है कि 12 वर्ष का भीषण फैमिन यानी दुर्भिक्ष यानी अकाल आया था, कहां पे? मगध में। और भद्रबाहु के लीडरशिप में कुछ मॉन्क जो थे वो चले गए थे, कहां पे? साउथ इंडिया। और स्थूलबाहु के लीडरशिप में कुछ मॉन्क मगध में ही रह गए थे। तो जो साउथ इंडिया चले गए उन्होंने अपने आप को दिगंबर कहा, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। और बाकी जो मगध वाले थे वो जो मगध में रुक गए स्थूलबाहु के लीडरशिप में, वो श्वेत कपड़े यानी व्हाइट कपड़े पहनते थे। तो श्वेतांबर, और इसी समय श्वेतांबर और दिगंबर में जो है जैन धर्म स्प्लिट हो गया था, विभाजित हो गया था, ठीक है। तो यहां भी एक फैमिन की चर्चा मिलती है कि 12 वर्ष के भीषण अकाल के कारण भद्रबाहु के लीडरशिप में कुछ मॉन्क जो थे वो साउथ इंडिया चले गए थे। तो इन सब बातों से मेगास्थनीज की ये बातें गलत साबित होती हैं कि भारत में अकाल नहीं आता था। रेवेन्यू व्यवस्था की हमने चर्चा कर दी थी, यानी कि लैंड रेवेन्यू कैसे मिलेगा। समाहर्ता जो है वो सुप्रीम लीडर है आफ्टर द किंग रिगार्डिंग कलेक्शन एंड फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। कि आपको राजस्व के निर्धारण के लिए और राजस्व की वसूली के लिए सबसे बड़ा जो ऑफिसर था वो समाहर्ता था, ठीक है। और जो बताया गया है कि कौटिल्य ने कहा कि अगर राजकीय लैंड है, जिसे सीता लैंड, हाँ, सीता भूमि कहते थे, वहां से सीता टैक्स सीता टैक्स वहां से लिया जाता था, वहां से राजकीय भूमि को कहा जाता था सीता भूमि या सीता लैंड, ठीक है। और वहां से जो टैक्स मिलेगा उसे सीता कर या सीता टैक्स कहा जाता था। तो इसके बारे में कौटिल्य ने बताया कि अगर सीता लैंड पे किसान जो है अपना जो है प्लाविंग टूल है यानी हल है, ठीक है, जानवर है, एनिमल्स यानी बैल या साठ, जिससे खेत की जुताई में सहायक होंगे, बीज यानी सीड्स है, वो अगर किसान बीज, सीड्स है, हल अपना लेके आते हैं तो तब तो 50% किसानों को मिल जाएगा, ठीक है, और 50% गवर्नमेंट को चला जाएगा। लेकिन अगर किसान अपना बैल और हल और बीज का इस्तेमाल नहीं करते तो 100% जाएगा किसको? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट अपना कुछ जो है जो वहां पे सर्विस दे रहे हैं किसान, उनको कुछ वेतन, सैलरी जो है वो दे देगी, ठीक है। जबकि मेगास्थनीज ने कहा था कि सीता लैंड से यानी गवर्नमेंट लैंड से 1/4 रेवेन्यू। दोनों की अलग अलग बातें, अपना अपना अनुभव है। इसी तरह से प्राइवेट लैंड भी था, और प्राइवेट लैंड पे कहा गया कि जनरली 1/6 लिया जाता था, 1/6 पार्ट लिया जाता था प्रोड्यूस का,
रेवेन्यू के रूप में, और कई बार समटाइम्स रेयर केसेस में 1/4 भी कहा गया है। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। फिर हमने सेतु बंध की बात की थी। सेतु बंध क्या है भाई? सेतु बंध इट इज ए गवर्नमेंट फैसिलिटी फॉर इरिगेशन। हाँ, इरिगेशन फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। राज्य जब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती थी, उसी को सेतु बंध कहा गया। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था सुदर्शन झील, मैंने बताया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत में, जो कि अर्ध स्वायत्त प्रांत था, मैंने बताया था, सौराष्ट्र प्रांत में बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर। उस समय राजा थे सेंटर में चंद्रगुप्त मौर्य, और सौराष्ट्र प्रांत में जो गवर्नर थे वो थे पुष्यगुप्त वैश्य। बाद में अशोक के समय भी इसे रिपेयर कराया गया। उस समय गवर्नर थे आपको यवनराज तुषास्क, मैंने चर्चा की है। ठीक है, रुद्रदामन ने भी कराया था रिपेयरिंग इसका, तो ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। रुद्रदामन के अभिलेख में ये सब गिरनार, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो गिरनार में, वहां पे इसकी जानकारी हमने दी थी। सुदर्शन झील के बारे में सारा कुछ लिखवाया था। तो ये सेतु बंध, 3 चीजों की चर्चा हमने की थी। फॉरेस्ट की चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि 2 तरह के वन थे। हस्तीवन, जिन्हें कहा जाता था, हस्तीवन का मतलब फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स, और द्रव्य वन यानी फॉरेस्ट फॉर मटेरियल। ठीक है, ये दोनों हमने देख लिया था। तो यहां तक एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को हम देख चुके हैं। आज ये सारा हम खत्म करेंगे, और इसी के साथ आज हमारा इकोनॉमी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। बेसिकली हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे है मौर्यन डायनेस्टी की। बहुत ही विस्तृत हमने स्टडी किया है। इसके बाद सोसाइटी और डाउनफॉल 2 या 3 वीडियो, मेरे ख्याल से 2 में कोशिश करूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 3 में। तो उसके बाद ये आपका पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म होगा, और फिर हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में इन कर जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का आना शुरू हुआ है कि भाई सर मेडाइवल भी शुरू कर दीजिए। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा मेडाइवल में। देखिए, जैसे ही हम हर्षवर्धन जाएंगे ना, तो हर्षवर्धन के बाद जब हम पहुंचेंगे ना, तो हमारा लगभग पूर्व मध्यकाल, अर्ली मेडाइवल पीरियड शुरू हो जाएगा हर्षवर्धन के बाद से। ठीक है ना, और उसी में आपका एंशिएंट साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है वो भी कवर होगा। ठीक है ना, उसी में तो लगभग शुरू हो जाएगा, और फिर हम फाइनली जब अर्ली मेडाइवल पीरियड के बाद हम इन करेंगे जो प्रॉपर मेडाइवल पीरियड है, तो इससे चिंता नहीं करना है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने देख ली सारा कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। तो आज हम इसको देखेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे, और सबको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। चलिए बढ़ते हैं। तो आइए अब हम अलग अलग हेडिंग्स पे बात करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। वस्त्र उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा उस समय अपने उफान पे था। खासकर देखिए, प्रिंसिपल जो इंडस्ट्री था, प्रधान जो उद्योग था, वो वस्त्र था। ठीक है, आप देखिए, और उस समय देखिए यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग यानी सूत काटना और बुनना, हाँ, ये बहुत बड़े पैमाने पे होता था, सूत काटना और बुनना। जिसमें देखिए, सूत काटने के लिए क्या ऊल का इस्तेमाल किया जाता था, कॉटन और सिल्क यानी ऊन, कपास और रेशम का इस्तेमाल किया जाता था। और सूती कपड़ा जो है ना, कॉटन क्लोथ्स, उसके लिए फेमस थे कौन कौन से प्लेसेस? देखिए, मदुरा, जिसे आज मथुरा कहा जाता है, काशी, बंग, पुंड्रू, बंग बंगाल को कहेंगे, ठीक है, कलिंग अभी उड़ीसा वाला क्षेत्र, मालवा, ठीक है, और वत्स। ये जो लोकेशंस है ना, ये सूती कपड़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही फेमस थे। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए, रेशमी कपड़ा जो है, सिल्क जो था, आसाम के सुवर्ण कुंड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसाम के सुवर्ण कुंड से ये आपको मिलता था। आप एक बार ऐसा करें, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में मन करेगा फिर ले लेंगे। सुवर्ण कुंड से रेशमी कपड़ा यानी सिल्क क्लोथ्स जो हैं वो मिलते थे सुवर्ण कुंड, आसाम से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाता है एग्जाम में कि उस समय सिल्क भारत में कहां से मुख्यतः मंगाया जाता था, या सिल्क का उद्योग कहां बहुत ज्यादा फ्लोरिश था, तो आप सुवर्ण कुंड बताएंगे, आसाम। और चीन पट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन पट, ये चीन पट जो है, ये चीन का जो है सिल्क है, चाइनीज सिल्क है। दिस इज द चाइनीज सिल्क। चाइनीज आपको कह देंगे, चीन का रेशमी वस्त्र था ये। ठीक है, और इसका रेफरेंस आपको मिलता है कहां पर? इसका रेफरेंस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है
कि चीन पट का रेफरेंस कहां मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और चीन पट क्या था भाई, तो चीन से मंगाया जाने वाला रेशमी वस्त्र था, चीन से मंगाया जाने वाला सिल्क था, ठीक है। तो सॉरी, तो ये आपने यहां तक देख लिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए आप माइंस, खानों की बात मेगास्थनीज ने की है। मेगास्थनीज ने क्या किया है, खानों की बात की है, खान की बात किया। कौन कौन से खान मिलते थे उस समय, मेगास्थनीज ने बात की है माइंस की, गोल्ड माइंस की, यानी सोने के खान की बात की है, सिल्वर माइंस की बात की है, हाँ चांदी के खानों की बात की है, कॉपर यानी तांबा के खानों की बात की है, और आयरन यानी लोहा के खानों की बात की है, मेगास्थनीज ने कहा है। अब इसका इस्तेमाल कहां था, देखिए आभूषण बनाने में, हाँ यानी ऑर्नामेंट्स के लिए, कॉइन्स सिक्कों के लिए, वेपन्स हथियार के लिए, और बर्तन यानी पॉटरीज के लिए ये इस्तेमाल होता था, ठीक है। यूटेंसिल्स कह सकते हैं, बर्तन कह सकते हैं, मृदभांड कह सकते हैं, लेकिन मृदभांड तो मिट्टी के होते हैं, सॉरी मृदभांड जो है मिट्टी के होते हैं। तो ये बर्तन आपको ये सब मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, खासकर गोल्ड आपको तो आभूषण सिक्के भी बनाए जाते थे, गोल्ड सिल्वर और कॉपर के तो सिक्के भी बनते थे, ठीक है। गोल्ड के आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स बनेंगे, ठीक है। आपको उसका आयरन, सिल्वर, कॉपर, हो सकता है इसके बर्तन भी बनाए जाते हो, ठीक है। हथियार आयरन के बनेंगे, वेपन्स जो होंगे युद्ध के लिए। तो ये मेगास्थनीज ने चर्चा की है, हाँ इनके माइंस की, गोल्ड के, सिल्वर की, के कॉपर की और आयरन की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अदर इंडस्ट्री में, इसको आप अगर कहीं क्राफ्ट्स में भी दे दे, हाँ शिल्प उद्योग में भी दे दे, तो आप इसको रख सकते हैं। आइवरी, हाथी दांत, देखिए आइवरी यानी हाथी दांत, ठीक है। क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, स्टोन कार्विंग एंड पॉलिशिंग यानी कि पत्थर को तराशना और उनको पॉलिश करना, ये सब उद्योग। लेदर वर्क यानी चर्मकार होते थे, नहीं, हाँ द पर्सन, हाँ हु वर एंगेज्ड इन द लेदर वर्क, वो चर्मकार कहे जाएंगे, तो लेदर वर्क भी होता था। अब देखिए हाथी दांत के कर्णाभूषण, एरियन एक ग्रीक राइटर है जिसने कहा था कि कर्णाभूषण लोग पहनते थे। कर्णाभूषण का मतलब कान में पहनने वाला कोई ऑर्नामेंट होगा, लाइक ईयर रिंग कह सकते हैं, या ईयर रिंग ना भी होगा तो कर्णाभूषण का मतलब ये ईयर वेयर कह सकते हैं आप, ईयर वेयर, ठीक है ना, कान में पहनने वाला कोई आभूषण, कोई ऑर्नामेंट। तो ये इसकी चर्चा एरियन ने की थी, हाथी दांत के बनाए जाते थे। क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, और इसमें देखिए एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, देखिए इसको समझना है, क्लाइमेक्स पे था, ठीक है ना, क्लाइमेक्स पे था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। हाँ उत्तरी काली, ये उत्तरी काली, उत्तरी काले रंग की मृदभांड जिसको कहते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये कहा जाता है कि बुद्ध पीरियड में ये शुरू हुआ था एनबीपीडब्ल्यू, और क्लाइमेक्स पे था मौर्यन पीरियड में, हाँ अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो ये आपको ध्यान देना है। स्टोन कार्विंग यानी कि स्टोन कार्विंग का मतलब पत्थर को तराशना, हिंदी वालों के लिए, एंड पॉलिशिंग, उनको पॉलिश करना, रंग करना। देखिए अब कार्विंग की जहां तक बात है, यहां मैंने लिखा हुआ है, बनाया हुआ है अशोकन पिलर्स पे। देखिए जब आप मौर्य साम्राज्य के आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, खासकर कलाओं की बात करेंगे, कला आर्ट की बात करेंगे, तो जो भी हमने पिलर पढ़ा है, केव पढ़ा है, ठीक है ना, रॉक एडिक्स, वो सब आएंगे आपको आर्ट वाले पार्ट में। जहां आर्ट की बात होगी ना, आप इन सब चीजों को वहां लिख सकते हैं। हाँ तो ये देखिए कार्विंग की बात अशोकन पिलर्स पे मिलेगी। चुनार में इनका बड़ा फ्लोरिस्ट था, इस तरह का काम होता था चुनार में, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि अशोक के जो पिलर होते थे एकाश्म होते थे, मोनोलिथिक होते थे, एक ही पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है ना। ईरानी पत्थरों से बिल्कुल भिन्न होते थे, मैंने बताया था ईरान में काट काट के बनाया जाता था, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ईरान के जो पिलर्स थे वो काट काट के बनाए जाते थे, अलग अलग सेगमेंट होते थे स्टोन के, उसको काट के और फिर उसको सीमेंटिंग करके बनाया जाता था, कुछ सीमेंटिंग एजेंट होता था तो उसको जोड़ा जाता था और फिर बनाया जाता। लेकिन अशोक के पिलर्स में ये खूबी थी, यही तो आर्ट वर्क था उस समय का, कि एक ही मोनोलिथिक, एक ही स्टोन को काट दिया गया, उसके ऊपर अपना, मैंने बताया था कि वो इन्वर्टेड बेल टाइप लगा दिया गया, उसके ऊपर एक वो दे दिया गया, बैकस बना दिया गया, उसके ऊपर एनिमल, लॉयन, हाँ या बुल या एलिफेंट जो भी रख दिया गया, ये मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा। तो ये था। फिर अशोक के पिलर्स जो हैं नीचे मोटे होते थे और ऊपर जाते जाते टेपरिंग होते थे, पतले होते जाते थे, जबकि ईरान के जो पिलर्स थे वो
बिल्कुल सीधे होते थे। तो वो सब अंतर भी मैंने बताया था पिलर्स के बारे में। बराबर के जो गया में है वहां पे अशोक ने कुछ, अशोक और उसके अशोक था और दशरथ था, ठीक है, अशोक और दशरथ इन दोनों ने आजीवक संप्रदायों को कुछ गुफाएं बनाकर दी है नागार्जुन पहाड़ियों में और बराबर के की पहाड़ियों में। तो बराबर की पहाड़ियों में जो गया में वहां पे चमक बहुत जबरदस्त है, पॉलिशिंग की गई है स्टोन पे, तो वो देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है। तो पॉलिशिंग का काम भी था, लेदर वर्क होता था जिससे शील्ड यानी ढाल बनाया। शील्ड क्या होता है? ढाल, लड़ाई होता है ना, तलवारबाजी हो रही है तो ढाल से बचाया जाता था, ठीक है ना, तो शील्ड बनाया जाता था। उसके अलावा शूज बनाए जाते थे, ठीक है। नियारकस जो सिकंदर के साथ आया था उसने कहा था कि इंडियंस जो हैं वो व्हाइट शूज पहनते थे। तो ये बात किसने कही है कि इंडियंस व्हाइट शूज पहनते थे? तो ये आपको ध्यान रखना है कि नियारकस ने कहा है ये बात, नियारकस ने कही है ये बात, ठीक है। उसके बाद देखिए B&L, बोरोइंग एंड लेंडिंग, महाजनी व्यवस्था के बारे में मेगास्थनीज ने भी कहा है, कौटिल्य ने भी कहा है, दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं। यहां डिफरेंस है। मेगास्थनीज ने कहा है कि भारतीय जो है वो ना सूद लेना जानते थे ना देना जानते थे, ठीक है, ना तो सूद पर धन देते थे ना लेते थे। इंटरेस्ट की बात उसने कही है कि इंटरेस्ट का कोई, ब्याज का कोई मतलब ही नहीं था, नहीं जानते थे, ना सूद पे धन देते थे ना लेते थे, यानी कि बोरोइंग नहीं करते थे, उधार लेना देना नहीं जानते थे, ये मेगास्थनीज का कहना था। जबकि कौटिल्य का कहना है कि नहीं, लोग लोन लेते थे, कर्ज लेते थे, ठीक है, दोनों की बातों में डिफरेंस है। और गवर्नमेंट लोन भी अवेलेबल था, यानी कि राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कर्ज दिया जाता था। तो ये बड़ी बातें हैं जो हमने अभी देखी हैं टेक्सटाइल में, ठीक है, उसके बाद माइंस में, अदर इंडस्ट्रीज में, इसको आप शिल्प वाले कैटेगरी में यानी क्राफ्ट वाले कैटेगरीज में भी रख सकते हैं, और महाजनी व्यवस्था यानी कि बोरोइंग और लेंडिंग में। तो ये हमने देख लिया एक तरह से, और आप चाहें तो एक बार फिर ले लें इसे, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और अब आगे हम देखेंगे करेंसी सिस्टम को और ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, और अब हम बात करेंगे सम अदर पॉइंट्स लाइक करेंसी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले करेंसी की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे। यहां से ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हो रहा है और यहां भी ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद, क्योंकि मुझे यहां भी डालना पड़ेगा, मैप बनाऊंगा मैं यहां पर, तो पहले मैं इसे पढ़ाऊंगा और फिर इसको मिटा दूंगा ताकि मैं मैप बना सकूं। तो यहां देखिए सबसे पहले करेंसी की बात है। तो करेंसी यानी मुद्रा, मुद्रा व्यवस्था कैसी थी? देखिए उस समय आहत सिक्के खूब चले, ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइंस। पंच मार्क्ड कॉइंस क्या थे? देखिए पंच मार्क्ड कॉइंस जो होते थे वो आज जैसे आप देखेंगे कि सिक्कों को मोल्ड में, आज की जो आज जैसे सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइंस बनाए जाते हैं, तो मोल्ड में उनको ढाला जाता है, ठीक है, मोल्ड में डालकर, ठीक है, तो ढाला जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, ठीक है। बेसिकली क्या होता था कि कोई मेटल है और मेटल को पीट के यानी कि उस पर पंच करके, उसको हिट करके, ठीक है, बनाया गया और उस पर कुछ आकृति भी उकेरी गई, पेड़ों की, जानवरों की, ये सब उकेर दी गई। और ये जो सिक्के होते थे, आहत सिक्के, कोई रेगुलर इनका शेप नहीं होता था, इनका शेप कैसा भी हो जाएगा। देखिए इनका शेप जो है वो तिकोना हो सकता है, इनका शेप ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है शेप। तो शेप इनका जो है ना इरेगुलर शेप होते थे पंचमार्क कॉइंस के। और बेसिकली चूंकि इनको पीट के कहते हैं ना, किसी को पंच कर दिया हमने, पंच किया तो उसको चोट लगी, तो चोट होगा तो क्या होगा? वो आहत होगा, हाँ होगा ना, उसको चोट लगेगी तो उसको दर्द होगा, वो आहत होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया पीट के बनाए जाने से आहत सिक्के, ठीक है। पंच किया गया तो उसको चोट लगी तो वो आहत हो गया, इसलिए इसको कहा गया पंचमार्क कॉइंस। पंचमार्क कॉइंस पे मैंने वो 10-12 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, पूरा 10-12 मिनट की वीडियो है सिर्फ पंचमार्क कॉइंस पे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन रफली आइडिया इसका यही है कि इसको ढाल के नहीं किसी मोल्डर में, इसको पीट के, हाँ, इसको हिट कर करके, कोई मान लीजिए कि कोई मेटल का टुकड़ा हो गया, उसको हिट उसको हिट किया गया, हाँ, हिट किया गया, पीट के उसको पतला कर दिया गया और उसको एक शेप दे दिया गया, चाहे कोई भी शेप हो जाए, इरेगुलर शेप होता था आहत सिक्कों का, इसको पंचमार्क कॉइंस कहते थे। तो ये आपको उस समय ज्यादा मिलेंगे। ज्यादातर ये पंचमार्क कॉइंस सिल्वर के होते थे, ज्यादातर सिल्वर के होते थे, लेकिन उसके अलावा और भी सिक्के उस समय बनते थे, गोल्ड के भी बनते थे, कॉपर के भी बनते थे, ठीक है। तो उस समय आहत सिक्के खूब चले थे, ठीक है।
और यहां आप देखिए आहत सिक्के क्या है, पंचमार्क कॉइन्स क्या है, आप समझ गए। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में कॉइन्स को यानी सिक्कों को रूप कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो आहत सिक्के, हाँ अगर आ जाए आहत सिक्के पे, देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल दे सकता है यूपीएससी कहेगा कि इसका शेप क्या होता था, सर्कुलर, ठीक है, हाँ ट्रायंगुलर या इरेगुलर। तो आप आहत सिक्कों के लिए इरेगुलर शेप कहेंगे, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं था, कोई भी शेप हो सकता था। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इरेगुलर अगर आपके ऑप्शन में नहीं है और देगा सर्कुलर, हाँ ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल, जो भी है, और एक दे देगा ऑल ऑफ दीज, तब तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इरेगुलर शेप में तो कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आपका एक ऑप्शन दिया रहे आहत सिक्कों के बारे में कि इरेगुलर शेप होता था, अनियमित आकार होता था, तो आपका आंसर अनियमित होगा। लेकिन अगर ऑल ऑफ दीज ये दिया रहे इरेगुलर के स्थान पे, तो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि अनियमित है तो कभी गोल बन जाएंगे, कभी त्रिकोणीय बन जाएंगे, हाँ कैसे भी सिक्के बन जाएंगे, बस उसको पीट के पंच करके बनाना होता था। ठीक है, तो इस तरह से आहत सिक्कों को समझा आपने। अर्थशास्त्र में सिक्कों को कहा गया है रूप, या अर्थशास्त्र दे या कौटिल्य का नाम दे दे, कौटिल्य ने क्या कहा है तो रूप कहा है। जानबूझ के मैंने हिंदी में लिखा है, इसको अंग्रेजी में ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल किसका होता था, हाँ करेंसी सिस्टम पे लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, अब कॉइन्स किस किस के होते थे, सिल्वर के होते थे, तो सिल्वर के कॉइन को कारशार्पक कहा जाता था, पण कहा जाता था। देखिए सैलरी मौर्य पीरियड में पण दिया जाता था, सिल्वर के सिक्के धरण होता था। गोल्ड के सिक्कों को यानी सोने के सिक्कों को सुवर्ण या पाद कहा जाता था, और कॉपर यानी तांबे के सिक्कों को माशक, काकड़ी या अर्ध काकड़ी ये कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन था, हमने बता दिया। इसको मैं मिटाऊंगा, फिर हम ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्कस करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे कुछ आपको रूट भी समझाना होगा मैप में, तो इससे आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा के एक मैप बना लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। आप अगर नहीं लिए हो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। ठीक है, मैं बनाता हूं मैप, एक रफ मैप बनाता हूं मैं। देखिए ये मैप, एक तो ये देखिए, ये इंडिया हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये इंडिया के बाद ये जो है ना, ये जो ये देखिए ये फारस की खाड़ी हो गई, यानी कि यहां पे फारस की खाड़ी है, ये कहते हैं पर्शियन गल्फ। ठीक है, और यहां पे आप देखिएगा ये ऐसे, ये मैं बना रहा हूं अफ्रीका। ठीक है, रफली, बहुत इसको आप एग्जैक्टली मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, और ये भारत हो गया, ये हो गया यहाँ पे पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ यहां से अगर देखें तो ये आपको यूरोप हो जाएगा, देख लीजिए यहां से ये यूरोप हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। अगर देखें तो ये पूरा यूरोप हो जाएगा लगभग। ठीक है, थोड़ा सा और इसको, ये यूरोप हो गया लगभग। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ठीक है, और यहां पर ये पर्शियन गल्फ, ये रेड सी, लाल सागर। यहीं पे देखिए ये जो पार्ट है ना, ये इजिप्ट है।
ठीक है, ये इजिप्ट है, समझ लीजिएगा। ये मैं बार बार बताते रहता हूं मैप से आपको ना, मैं यहीं पे इजिप्ट यानी कि से कर देता हूं, ये है इजिप्ट, ये यहीं पे इजिप्ट होगा, आपको मिस्र होगा, ठीक है। ये क्या है, ये है फारस की खाड़ी, ये है आपको रेड सी, ठीक है ना। और ये पूरा जो पार्ट है आप देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा जो पार्ट है यहाँ आपको तुर्की मिलेगा, ठीक है, तुर्की मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा सीरिया, ठीक है, कतर, ये पूरा बहरीन वहरीन यही मिलेगा, ये कतर, जॉर्डन, ये सब, ये जो पार्ट है ना पूरा, ये एक तरह से देखिए तो ये वेस्ट एशिया है, ये पूरा वेस्ट एशिया है, ठीक है ना, ये वेस्ट एशिया है, ईरान, इराक, सीरिया सब आ जाएगा, ये पूरा, ये जो पूरा आपका निकला हुआ है ना सारा वेस्ट एशिया में आ जाएगा। ये बस मैं समझाने के लिए इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, चीजें आपको समझ में आने लगे, ठीक है ना। अब देखिए सिकंदर इधर से ही आया था, ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को। एक मैप हम और बनाएंगे ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी रहे भारत का अलग से, ठीक है। अब देखिए ये लगभग हमने भारत का मैप बनाया और ये पाकिस्तान बना दिया, ये अफगानिस्तान बना दिया, ठीक है। ये देखिए ये मैंने क्यों बनाया है, देखिए यहां भी है भारत, तो यहां पे अगर आप देखते हैं, यहाँ ये देखिए ये चला जाएगा, यही वाला पार्ट है, ये जा रहा है ऐसे पर्शियन गल्फ बनाता हुआ। तो देखिए यहां मैंने क्यों बताया है, पहले मैं इसको बताता हूं, फिर मैं जब इधर आऊंगा इस रूट को समझेंगे ना, इस रूट को समझेंगे तो फिर हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में कौटिल्य ने कुछ बातें कही हैं, ठीक है। आप चाहे तो मैप का भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कौटिल्य ने क्या कहा है, साउदर्न लैंड रूट्स वे आर बेटर देन नॉर्दर्न लैंड रूट्स, यानी कि जो दक्षिणी मार्ग है, कहा था जो दक्षिणी मार्ग है वो उत्तरी मार्ग से ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। इसने आशंका व्यक्त की थी कि यार इधर लूटमार हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, छीना झपटी हो जाती है, हाँ, व्यापारियों का सामान लूट लिया जाता है, तो इसलिए इसने कहा कि जो दक्षिणी मार्ग है वो ज्यादा सुरक्षित है। तो एक तो ये आपको याद रखना होगा कि किसने कहा है, ठीक है, दक्षिणी मार्ग साउदर्न लैंड वेयर बेटर देन नॉर्दर्न, ठीक है, ये बात है। दूसरी सी रूट्स वेयर बेटर देन लैंड रूट्स, हाँ, समुद्री मार्ग ज्यादा अच्छे हैं व्यापार के लिए, समुद्री मार्ग जो है, तो समुद्री मार्ग आपको इधर ही होगा, यानी दक्षिण में ही होगा, समुद्री मार्ग ज्यादा। तो दो बातें कौटिल्य ने कही है ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग कि अगर ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, हाँ, व्यापार और वाणिज्य को डेवलप करना है, तो दक्षिणी मार्ग ज्यादा सुरक्षित है, और दक्षिणी मार्ग ज्यादा सुरक्षित है और समुद्री मार्ग ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा बेहतर है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए समझना क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स में देखिए उस समय नए नए, जब देखिए मैंने बताया था कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इधर के कुछ पार्ट को छोड़ दीजिए, साउदर्न पार्ट, आज का जो केरला और तमिलनाडु का एरिया है उसको छोड़ दीजिए, केरल और तमिलनाडु, इसको चेर चोल पांडे बोलते थे उस समय, तो इधर के पार्ट को अगर छोड़ दीजिए, मैंने बताया था, तो ये वाला पार्ट अगर यहां से छोड़ दीजिए, देखिए यहां तक, ये वाला पार्ट अगर छोड़ दीजिए नीचे, ठीक है, आज का केरल और तमिलनाडु, तो ये पूरा मौर्य साम्राज्य का इधर पूरा बढ़ गया था, अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा लेते हुए, और सेंट्रल एशिया में भी कुछ ये चला गया था ऊपर, ठीक है। तो इधर आपको बंगाल उड़ीसा सब इधर ये सारा था, खाली इधर वाला पार्ट छोड़ दीजिए, और इधर का कुछ एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम साउथ छोड़ दीजिए, तो मैंने बताया था। तो देखिए इतने बड़े साम्राज्य को, इतना बड़ा अगर साम्राज्य है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो मान लीजिए कोई रूट है, तो अलग अलग रूट को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर मान लीजिए, यहां से अगर
आपको या पाटलिपुत्र से आपको रसद ले जाना है सेना के लिए, यहाँ यहाँ यहाँ, या विपल्स ले जाने हैं, ठीक है। और कोई रूट मान लीजिए बहुत लंबा रूट है, अगर मैं कहूं कि कोई रूट है यहाँ से, ठीक है ना, तो अगर रूट है यहाँ से जाना है, ये रूट ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के अगर यहाँ जाना है, तो सीधे कोई ऐसा मार्ग बनाया जाएगा कि ये सीधे यहाँ पहुंच जाए, ऐसे ना जाके सीधे, तो नए मार्गों का निर्माण होगा। क्योंकि इससे एक तो आसानी से कम समय लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, दूसरा आपको खर्च भी कम आएगा और आपको समय रहते पहुंच भी जाएगा, कम से कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रूट बनाना पड़ेगा। और चूंकि देखिए व्यवस्था तो करनी है, इतना बड़ा साम्राज्य है तो सेना पूरा फैला हुआ, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके लिए आपको सेना अगर है, हर जगह सिक्योरिटी है, सेना है, ठीक है, तो सबके लिए आपको क्या पहुंचाना है, सेना के लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन पहुंचाना है, खाना पानी पहुंचाना है, ठीक है ना, तो बहुत सारे तरह के यूनिफॉर्म पहुंचाने हैं। तो कहां से कैसे जाएगा? अगर नए नए मार्ग ढूंढे नहीं जाएंगे, आपको कॉस्ट भी बचाना है, क्योंकि पैसा बचा रहेगा, धन बचा रहेगा, तभी आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं। तो आपको धन भी बचाना है, पैसा भी बचाना है और ये सारे काम भी करने हैं। तो ऑब्वियसली नए रोड्स बनेंगे, नए नए मार्गों की खोज होगी और नए नए रोड्स बनाए जाएंगे। तो जो सेनाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है, जो नए नए मार्ग बनेंगे तो उससे व्यापार का भी काम होगा, ट्रेड का भी काम होगा। तो नए रोड्स का निर्माण हुआ, हाँ, होने शुरू हो गए। देखिए तो उस समय एक शब्द आता है, मेगास्थनीज का कहा हुआ शब्द है, दिया हुआ ये शब्द है, ठीक है। एग्रोनोमोई जो है ये मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी है। ही इज एग्रोनोमोई वाज द स्पेशल ऑफिसर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है ना। एग्रोनोमोई वाज ए स्पेशल ऑफिसर, अंग्रेजी वालों के लिए, रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो ये एग्रोनोमोई क्या है? मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी है। एग्रोनोमोई आपको याद रखना है, ठीक है, एग्रोनोमोई। और ये कहा किसने है? ये कहा है मेगास्थनीज ने। एग्रोनोमोई नाम जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोनोमोई कौन था? हाँ, तो मार्ग निर्माण का अधिकारी या स्पेशल ऑफिसर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। जैसे भी आप एग्रोनोमोई याद रखिएगा, एक अधिकारी है जो सड़क निर्माण, रोड्स कंस्ट्रक्शन का वर्क देखता है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात यहां होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स पे हम आते हैं। यही ट्रेड एंड कॉमर्स यहां कंटिन्यू हो रहा है। देखिए गुड रिलेशन था किससे? इंडियन रूलर्स से। यहां पे मौर्य साम्राज्य है, भारतीय रूलर जो भी आए होंगे, चाहे चंद्रगुप्त आया होगा, चाहे बिंदुसार, अशोक, उसके बाद और भी बहुत कम समय के लिए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था अशोक के बाद, इन कुछ शासक आए थे, ठीक है, दशरथ हो गया, ये सब लोग आए थे। तो ये ग्रीक रूलर्स के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा रहा, इंडियन रूलर्स का। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? अगर अच्छा रिलेशन है तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेड डेवलप हुआ, हाँ, व्यापार का विकास हुआ। किसके किसके साथ? देखिए वेस्ट एशिया और इजिप्ट। मैंने क्यों बनाया है? देखिए ये भारत है और मैंने पहले बताया था कि देखिए यही क्षेत्र पूरा जीतते हुए सिकंदर आता है कहां से? मेसिडोनिया यहां पे है, यहां पे मेसिडोनिया है, एक छोटा सा राज्य था, ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा, अगर देखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा ये ग्रीस था और यहीं पे एक छोटा सा मेसिडोनिया था और यहीं से तुर्की से होता हुआ, तुर्की भी आ जाएगा, तुर्की भी आपको सारा हो जाएगा। ये तुर्की यहाँ पे है, ये तुर्की से घुसेगा, ये तुर्की भी सारा आ जाएगा इसमें, वेस्ट एशिया में। तो तुर्की से होता हुआ इस पूरे क्षेत्र को जीतता हुआ सिकंदर भारत में आया था, ठीक है। तो सिकंदर के भारत आने के बाद सिकंदर तो जाता है, फिर रास्ते में उसकी मौत हो जाती है बेबीलोन में, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, ये पता है आप लोगों को, मैंने बताया हुआ था। तो यहां पर देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है, जब जाने के बाद भी काफी दिनों तक यहाँ पे ग्रीक जो रूलर्स होंगे चारों तरफ रहेंगे, यहां पर इस पूरे एरिया में उनका प्रभुत्व होगा। तभी तो जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है और यहां सेल्यूकस निकेटर है सिकंदर का जनरल उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो एक लड़ाई होती है जिसके बाद ये अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, जैसे काबुल हो गया, हाँ, एरिया हो गया, हाँ, आपको ये पाकिस्तान का भी पार्ट यहाँ पे था,
ये आज जो पाकिस्तान का पार्ट है बलूचिस्तान, यहाँ पे वो सारा सेल्यूकस के पास था। लेकिन सेल्यूकस ने दिया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर अपनी बेटी से शादी भी कराई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी। उस लड़ाई में कहा जाता है कि 305 बीसी में ये युद्ध होता है, ये वॉर होता है। एंड इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा एरिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ जाता है। तो नेचुरली यहाँ पे देखिए, आगे भी हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में, तो वहां देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीक रूलर्स यहाँ पे हैं। इनके साथ अच्छा संबंध कहा जाता है कि ग्रीक सेल्यूकस आया है, सेल्यूकस के बाद भी ग्रीक रूलर्स हैं। और भारत में इंडो ग्रीक आएंगे भी बाद में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में उनका अटैक भी होगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से उनका अटैक भी होगा। तो ये सब देखिए, यहाँ जो ग्रीक रूलर्स हैं छोटे मोटे, जहां तहां ये बिखरे पड़े होंगे, ये पूरा जो वेस्ट एशिया है। तो देखिए इससे क्या हुआ कि अगर ग्रीक रूलर्स के साथ जो यहाँ पे हैं, अगर भारतीय शासकों का अच्छा रिलेशन है, तो देखिए अच्छा रिलेशन कैसे बनता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जिस भी देश के साथ अच्छा रिलेशन है, उनके साथ व्यापार बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, ट्रेड रिलेशन बड़ा अच्छा होता है। तो देखिए इसका रीजन क्या था? ट्रेड था। और वेस्ट एशिया और इजिप्ट, देखिए पूरा वेस्ट एशिया के साथ। और इजिप्ट देखिए वेस्ट एशिया से, चूंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे इजिप्ट है, तो वेस्ट एशिया से यहाँ पे अगर अच्छा बिजनेस हो रहा है तो इजिप्ट से भी अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो यही समझाने के लिए मैंने बताया था कि देखिए वेस्ट एशिया से और इजिप्ट से, यानी मिस्र से, यही मिस्र है, ठीक है ना, ये मिस्र है, देखिए ये मिस्र है, ये मिस्र है, ठीक है। तो ये तो पूरा वेस्ट एशिया हो गया, ये पूरा वेस्ट एशिया हो गया, ठीक है ना। वेस्ट एशिया हो गया, और ये इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, ठीक है ना। तो इनके साथ अच्छा रिलेशन है। तो जब अच्छा रिलेशन है तो क्या है भाई, अच्छे रिलेशन में व्यापार हो रहा है इजिप्ट के साथ और वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहां समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। उत्तरापथ रोड है, उत्तरापथ मार्ग है, जो कि देखिए पाटलिपुत्र से तक्षशिला और पूर्व में ताम्रलिप्ति तक जाती है। अब देखिए ताम्रलिप्ति आज का जो तामलुक है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में, आज जो वेस्ट बंगाल है हमारा, वहां पे ताम्रलिप्ति आज का आधुनिक तामलुक है। ताम्रलिप्ति हो या तामलुक कहा जाए, आप तामलुक यहां लिख लीजिए, तामलुक तक, तामलुक तक, ठीक है। तो एक रूट देखिए पाटलिपुत्र, कहां है पाटलिपुत्र, देखिएगा, ये देखिए, ये पाटलिपुत्र देखिएगा, मगध में पाटलिपुत्र है। यहां से पाकिस्तान तक्षशिला, और पूर्व में यही देखिए, यही पूर्व में और आगे बढ़ जाएगी, ये बंगाल की खाड़ी में ताम्रलुक है। तो एक उत्तरापथ मार्ग इसको कहा गया था, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो ये उत्तरापथ मार्ग है, पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाएगा और तक्षशिला से ताम्रलुक, ये फिर इधर से पश्चिम में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में ये तक्षशिला की तरफ पाकिस्तान में, और फिर इधर जाएगा ये ताम्रलुक तक, ठीक है। तो एक ये था उत्तरापथ मार्ग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यापारिक मार्ग था आने जाने के लिए, और भी था मतलब ट्रैवलिंग के लिए भी था, सामान ले जाने के लिए भी था, तो एक तरह से बनाया गया था। फिर उसके बाद देखिए एक तक्षशिला, आप देखिए पाकिस्तान में ये तक्षशिला है, तक्षशिला से काबुल, मान लीजिए कि ये तक्षशिला है, तक्षशिला से फिर ये काबुल अफगानिस्तान में चला गया, ठीक है। फिर अफगानिस्तान से देखिए ये बैक्ट्रिया, सेंट्रल एशिया में, अब यहां से अफगानिस्तान से जाएगा, यहां देखिए बैक्ट्रिया चला जाएगा, बैक्ट्रिया, ठीक है, बैक्ट्रिया, और फिर बैक्ट्रिया से ये वेस्टर्न वर्ल्ड में। अब देखिए यहां से यही मैप है ना, इधर पाकिस्तान होगा, यहां मान लीजिए ये अफगानिस्तान होगा, फिर ये बैक्ट्रिया, और बैक्ट्रिया से ये देखिए कहां जाएगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में यहां पे चला जाएगा, ये यहां से बैक्ट्रिया से वेस्टर्न वर्ल्ड में चला जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में चला जाएगा। उसके बाद गुड्स कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम इंडिया एंड इजिप्ट, ठीक है, जो सामान भारत से और मिस्र से आ जा रहे हैं, ठीक है, जो सामान लाया जा रहा है या भेजा जा रहा है, उनका एक्सचेंज कहां पे होगा, पोर्ट सैट अरबियन सी, देखिए ये पोर्ट सैट अरबियन सी।
अरबियन सी के पोर्ट पे देखिए इजिप्ट यहाँ पे है, इंडिया से जो सामान लाया जा रहा है, अब तो दो आप देखिए यहाँ से ऑब्वियसली इजिप्ट से अगर हो रहा है तो ये रेड सी के थ्रू होगा, या फिर अगर लॉन्ग रूट से होगा तो इस तरह से होगा, यहाँ से आपको फारस की खाड़ी से, पर्शियन गल्फ से, लेकिन जनरली आपको इधर से ही होता होगा। तो ये इजिप्ट से गुड्स कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम इंडिया एंड इजिप्ट एक्सचेंज कहाँ होता था, उनको कहाँ एक्सचेंज किया जाता था, पोर्ट्स एट द अरबियन सी। देखिए ये अरबियन सी के पोर्ट्स पे, ठीक है, सोपारा, भड़ोच, ये सब यहाँ पे अरबियन सी पे था। तो यहाँ पे देखिए जो कि भारत से जा रहे हैं इजिप्ट, और इजिप्ट से आ रहे हैं भारत, भारत से जा रहे हैं इजिप्ट, इजिप्ट से जा रहे हैं भारत, तो यहीं पे ये एक्सचेंज होंगे, ठीक है, यहीं पे अदला बदली हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट्स कहां कहां पे थे, तो ईस्ट में ताम्रलिप्ति, मैंने बताया ताम्रलिप्ति, आज जिसे तामलुक कहा जाता है, और वेस्ट में भड़ोच और सोपारा। देखिए यही मैंने बताया, सोपारा आपको भड़ोच गुजरात में हो जाएगा, सोपारा महाराष्ट्र में, तो ये भड़ोच और सोपारा जो है ये सभी यही के आसपास होंगे, पश्चिमी कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है ना। इसलिए मैंने मैप बनाया था ताकि आप समझ सके चीजों को, नहीं तो ऐसे अगर मैं आपको रूट समझाता ना तो आपको दिक्कत आती है, ऐसे दिमाग में आपके सेट कर जाएगा। तो पोर्ट्स एट अरबियन सी यहाँ थे, ईस्ट और वेस्ट में भड़ोच और सोपारा, ठीक है, भड़ोच और सोपारा याद रखिएगा। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। देखिए गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बार बार पहले भी बताया है इस चीज को कि सरकार यानी राज्य का कंट्रोल होता था कहां, व्यापारियों पर, ट्रेडर्स पर और शिल्पियों पर, क्राफ्ट्समैन पे। अब देखिए परमिशन लेना पड़ता था किसका, संस्था अध्यक्ष का। अगर आपको पुराना सामान, पुराना माल बेचना है तो संस्था अध्यक्ष का परमिशन बहुत जरूरी था, ध्यान दीजिएगा। टू सेल द ओल्ड गुड्स यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द संस्था अध्यक्ष, ओके, ये ध्यान देना है। उसके बाद दूसरी बात देखिए, अगर ये मैंने नीचे डाउनवर्ड एरो बनाया हुआ है, अगर वेट में, माप तौल में किसी व्यापारी ने कम दे दिया सामान, कम माप तौल दिया, तो फिर उसके लिए भी पनिशमेंट था, सजा थी उसके लिए। सबसे बड़ी बात देखिए कितना जबरदस्त ढंग से रेवेन्यू व्यवस्था था। सेल टैक्स अगर किसी ने नहीं दिया, किसी व्यापारी ने या किसी क्राफ्ट्समैन ने, शिल्पी ने, तो आप देखिए कोई कारीगर हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गया, जो भी है, तो सेल टैक्स अगर नहीं देता है तो देखिए क्रॉस लगाया हुआ यानी सेल टैक्स नहीं दिया, तो उसमें डेथ सेंटेंस की बात कही गई थी। सेल टैक्स ना देने पर डेथ सेंटेंस की बात कही गई है, यानी मृत्यु दंड दिया जाएगा। और ये कहा किसने है, ये बात कही है मेगास्थनीज ने। तो इस चीज को भी आप लिख लीजिए, ये जो बात कही है डेथ सेंटेंस की, सेल टैक्स ना देने पर, ये कही है मेगास्थनीज। थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं, बोल देता हूं कहीं ना दिखाई दे, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूं बार बार, मेगास्थनीज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नहीं कहा कि अगर सेल टैक्स यानी बिक्री कर, सेल टैक्स का मतलब बिक्री कर, अगर किसी व्यापारी या क्राफ्ट्समैन ने नहीं दिया, जिसने भी नहीं दिया, तो उसको पनिशमेंट मिलता था, डेथ सेंटेंस। तो आप चाहें तो एक बार फिर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हमने सारा चीज बता दिया आपको यहाँ पे। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। कौटिल्य ने कहा क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स वाले पार्ट में कौटिल्य ने कहा कि भाई साउदर्न यानी कि साउदर्न रूट जो है, साउदर्न रोड जो है, लैंड रूट्स, दक्षिणी मार्ग जो है वो उत्तरी मार्ग से ज्यादा सुरक्षित है। उसी तरह से इसने कहा कि ज्यादा लाभदायक है कौन से मार्ग, जो सी रूट्स हैं, समुद्री मार्ग ज्यादा लाभदायक है लैंड रूट्स के मुकाबले, ठीक है, स्थल मार्ग के मुकाबले। नए रोड्स के निर्माण हुए क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ गई, इतने बड़े साम्राज्य में सामान पहुंचाना है तो यातायात की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शॉर्ट रूट्स होने चाहिए ताकि समय और धन दोनों कम लगे, पैसा, मनी और टाइम दोनों को सेव किया जा सके। तो इसलिए नए नए मार्गों का निर्माण हुआ। जब नए मार्ग का निर्माण होगा तो आपको व्यापार भी बढ़ेगा,
सीधी सी बात है, ट्रेड भी बढ़ेगा। ठीक है, अब एग्रोनॉमी नाम का एक ऑफिसर है, हाँ, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंगली, जो कि मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। एग्रोनॉमी वाज a special officer related to the construction of roads। ये बात हमने समझ ली। उसके बाद देखिए, मैंने ये बताया कि भारतीय शासकों में, इंडियन रूलर्स में और ग्रीक रूलर्स में, मैंने बताया कि इन सब क्षेत्रों पे, जो वेस्ट एशिया वाला क्षेत्र है, ईरान, इराक, ये पूरा आज का जो अरब का पार्ट है, जॉर्डन, कतर, तुर्की, सब जो है ना, सीरिया, इस सब पे कौन था? ग्रीक था। सिकंदर के बाद ग्रीक्स आ गए थे यहाँ पे, यूनानी आ गए थे यहाँ पे। ठीक है, सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर के बाद भी उसके कुछ सक्सेसर रहे थे। ठीक है, तो ये ग्रीक्स थे यहाँ पर। तो इनसे भारतीय शासकों का अच्छा रिलेशन है। तो जब अच्छा रिलेशन है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली अच्छे रिलेशन का मतलब, अगर आज हमारा फॉरेन रिलेशन किसी से अच्छा है, हाँ, कभी भी, तो उनके साथ हमारा व्यापारिक रिलेशन भी अच्छा होगा, सांस्कृतिक रिलेशन भी अच्छा होगा, हाँ, कल्चरल रिलेशन, हाँ, ट्रेड रिलेशन, सब कुछ बेहतर होगा। तो नेचुरली देखिए, इजिप्ट और वेस्ट एशिया के साथ, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है इजिप्ट, तो चूंकि वेस्ट एशिया ये पूरा हो गया, तो वेस्ट एशिया के साथ अच्छा रिलेशन है। ठीक है, तो इजिप्ट के साथ भी तो होगा। यहाँ पे देखिए बगल में ही है, हाँ, ये फारस की खाड़ी, यहाँ पे ईरान है, तो पर्सियन गल्फ, पर्सिया या फारस किसको, ईरान को ही बोलते थे। और यहाँ पे रेड सी, लाल सागर, हाँ, तो ये वेस्ट एशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, दोनों के साथ अच्छा रिलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमने उत्तरा पथमार्ग की बात की, तो उत्तरा पथमार्ग पाटलिपुत्र से, ये पाटलिपुत्र है, यहाँ से तक्षशिला पाकिस्तान में, और फिर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ताम्रलिप्ति या ताम्लुक आज मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाएगा। उसके साथ ये कौन? तक्षशिला से काबुल जाने वाला, ये तक्षशिला पाकिस्तान में, फिर काबुल जाएगा अफगानिस्तान में, और यहीं से निकल जाएगा बैक्ट्रिया, आज सेंट्रल एशिया का पार्ट उस समय था बैक्ट्रिया, और बैक्ट्रिया से ही घुस जाएगा कहां पे? वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये मैंने दिखाया यहां से आपको, काबुल होता हुआ यहां से, देखिए यहां से निकलेगा, हाँ, ये मान लीजिए पाकिस्तान है यहाँ पे, यही वाला, और पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान में घुसेगा, फिर सेंट्रल एशिया में, और फिर यहाँ से वेस्टर्न वर्ल्ड में चला जाएगा। ये मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद गुड्स कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम इंडिया एंड इजिप्ट, वो एक्सचेंज होगा आपको अरबियन सी पे, जो भी बंदरगाह होंगे, पोर्ट्स होंगे, जो इजिप्ट से और भारत में जो बिजनेस एक्सचेंज होगा सामानों का, गुड्स का, वो चाहे सामान इजिप्ट से आएगा, चाहे भारत से जाएगा, हाँ, दोनों का एक्सचेंज कहां पे होगा? यहीं पे अरबियन सी के पोर्ट्स पे होगा। पोर्ट कौन कौन से थे भाई, तो मैंने बता दिया। पूर्व में ताम्रलिप्ति, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, जिसको ताम्लुक भी आज कहा जाता है, और वेस्ट में भड़ोच और सोपारा, यहाँ पे देखिए भड़ोच सोपारा यहाँ भी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, और गवर्नमेंट कंट्रोल होगा व्यापारियों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, क्योंकि देखिए किस तरह से कंट्रोल है, मैंने बता दिया कि संस्था अध्यक्ष का, हाँ, एक सुपरिटेंडेंट है, एंड यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम संस्था अध्यक्ष टू सेल ओल्ड गुड्स। अगर पुराना सामान बेचना है तो संस्था अध्यक्ष से परमिशन लेना पड़ेगा, आज्ञा लेनी पड़ेगी, उसके परमिशन के बिना आप नहीं बेच सकते। देखिए कितना जबरदस्त कंट्रोल है। अगर वेट में किसी ने कम तौल दिया, सामान कम दे दिया, हाँ, मेजरमेंट में अगर कोई सामान है, मान ली कपड़ा है, कम तौल दिया, कम मेजरमेंट कर दिया, सामान है कोई वैसा तौल के देने वाला, उसमें कम तौल दिया, तो पनिशमेंट होगा, सजा होगी। ठीक है, और सेल टैक्स नहीं देने पर तो मेगास्थनीज ने बताया है कि सीधे सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। ये बहुत कड़ी सजा थी। कहा भी जाता है कि मौर्यन पीरियड में जो दंड विधान था वो अत्यंत कठोर, ठीक है ना, बहुत ही सीवियर था, बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है, दंड विधान बहुत ही कठोर था, सीधे डेथ सेंटेंस यहां आपको पता चल रहा है। यही जब दंड विधान आप जाएंगे, मैंने बताया था, आगे पढ़ेंगे भी हम वहां पे गुप्ता पीरियड में, तो वहां देखेंगे कि थोड़ा सरल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, ठीक है ना, इकोनॉमी वाले पोर्शन को मौर्यन डायनेस्टी के, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद हम सोसाइटी में आएंगे और फिर डाउनफॉल, 2 वीडियो या 3 वीडियो, उसके बाद खत्म हो जाना। उसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आएंगे। और आज मैंने सारा चीज लिख के इसलिए बताया ताकि इस वीडियो में हम जल्दी से खत्म कर सकें। ठीक है, हालांकि पढ़ाने का वो तरीका सही है, जब मैं लिख के बताया थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा लग गया था, इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि इस वीडियो में खत्म ही कर दिया जाए, हाँ, और वीडियो भी लंबी ना हो, तो मैंने ये खत्म नहीं तो फिर एक वीडियो बढ़ जाता। और मैंने पिछले वीडियो में कमिट किया था कि मैं इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा, तो इसलिए मैंने इसको लिख के सारा जल्दी जल्दी इसको आपको पढ़ा दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।